कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर कब से कब तक चलता है? तो शीत युद्ध का दौर है 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है। क्या बताएं हम? तो जो शीत युद्ध का दौर है वह चलता है 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है शीत युद्ध का दौर। अच्छा, शीत युद्ध किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक देशों के बीच युद्ध की संभावना बनी रहती है लेकिन युद्ध नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध। ठीक है। अच्छा, ये जो शीत युद्ध था किसका प्रतीक माना जाता है? बर्लिन की दीवार बनी थी, बताए थे ना। कब बना बर्लिन का दीवार? तो जैसे यह बर्लिन था, जर्मनी की राजधानी कहाँ हो गई? बर्लिन। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद इस जर्मनी पे यूएसएसआर का भी अधिकार हो जाता है आधे क्षेत्र पर, और इसके आधे क्षेत्र पर यूएसए का अधिकार हो जाता है ना। आधे आधे क्षेत्र पर हो गया। तो ये हो गया पश्चिमी जर्मनी और ये हो गया पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर अधिकार हो गया यूएसएसआर का और पश्चिमी जर्मनी पर अधिकार हो गया यूएसए का। तो इसी के बीच 1961 में क्या बन गया? बर्लिन की दीवार बनी। बर्लिन की दीवार। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी के तरफ लोग ज़्यादा पलायन कर रहे थे, जो ज़्यादा शिक्षित थे, डॉक्टर थे और कुछ और थे। तो ये सब इस तरफ आ रहे थे, इसीलिए यूएसएसआर ने इसी के बीच में एक दीवार बना दिया 150 किलोमीटर का ऊंची लंबाई थी, और पत्थरों से अपना जोड़ दिए, तो ये बन गई बर्लिन की दीवार। तो अब हम आपसे पूछें कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? शीत युद्ध के दौर का, यानी 150 किलोमीटर का ये बना हुआ था बर्लिन की दीवार। अच्छा, तो हमने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो खेमे में बंट जाती है, यानी जो शीत युद्ध का दौर चलता है इसी दौर में एक होता है पश्चिमी गुट और एक हो जाता है पूर्वी गुट। दो भाग में बंट जाता है। एक तरफ हो जाता है पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व कौन करता है? पश्चिमी जो गुट का नेतृत्व है वह करता है यूएसए। और हम कहें इसकी विचारधारा कैसी थी? इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी। इसकी जो विचारधारा थी वह थी पूंजीवादी विचारधारा। अच्छा, अगर हम इधर बात करें पूर्वी गुट का, तो पूर्वी गुट में इधर का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूर्वी गुट। तो पूर्वी गुट का नेतृत्व करने वाला था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ जिसको हम कहते हैं, इसका यह नेतृत्व कर रहा था। और यहाँ की विचारधारा कहती थी साम्यवाद, हम कहें समाजवादी विचारधारा थी। समाजवादी विचारधारा है, हम कहें साम्यवादी विचारधारा था। अच्छा, अब ये जो पश्चिमी गुट था ये चाह रहा था कि जो भी देश हैं वह देश हमारी तरफ आ जाएं। पूर्वी गुट का जो यूएसएसआर था वो चाह रहा था कि हमारे गुट में कई देश शामिल हों। इसके लिए कई सारे सैन्य संधियां की गई। जैसे हमने बताया ना कि यूएसए जो था इसने किसकी स्थापना किया? नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ
नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना किया गया? अप्रैल में। ये अप्रैल है, अप्रैल 1949 को। शुरू में इसमें 12 देश थे। ये किस लिए स्थापित किया गया? अप्रैल में बताए थे, 4 अप्रैल को यह किया गया। अच्छा, ये जो नाटो था, जब शुरू में स्थापना किया गया तो इसमें 12 देश शामिल थे और इसमें ये कहा गया कि अगर उन 12 देशों में के ऊपर कोई एक देश पर कोई हमला कर दे, 13वां देश आकर के किसी एक देश पे, उन 12 देशों में किसी पे, तो यूएसए कहेगा कि वह हमारे ऊपर हमला है। ऐसा वो मानेगा कि हमारे ऊपर किया, ये सभी लोग मिल करके उस देश को हरा देंगे अगर उन 12 देशों में से किसी के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तब धीरे धीरे कई सारे देश इसमें जुड़ते गए। वर्तमान में बात करें तो इसमें लगभग 29 सदस्य देश शामिल हैं। कितने? 29 देश हैं वर्तमान में इसमें शामिल। किसमें? नाटो में। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। अच्छा, इसी के क्रम में एक और सेंटो की स्थापना किया जाता है। सेंटो इसकी जो स्थापना किया गया वह किया गया 1954 में। इसका पूरा नाम क्या है? यह इसी के द्वारा यह सैन्य संधियां किया गया। नाटो सेटो, इसका पूरा नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? लिख देते हैं, साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन। एक संधियां था, यह भी एक सैन्य संधि थी कि साउथ ईस्ट मतलब जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई के देश हैं उनको संगठित करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। और एक और संस्था था सेंटो, इसका नाम था सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। यह स्थापना किया गया 1955 में। कब किया गया? 1955 में। इसका नाम क्या था? सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सैन्य संधियां थी। किसका? पश्चिमी गुट का। पश्चिमी गुट, इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, ये पूंजीवादी विचारधारा के। अच्छा, अब इधर आए तो इसमें कौन सा था? वारसा पैक्ट। ये कब बना? 1955 में। जो ये लिखे हैं साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यह जो संस्था बना था सेटो, तो इसमें फ्रांस जो था इसमें पैसा देना बंद कर दिया, इसीलिए 1977 में इसको समाप्त कर दिया गया। हाँ, तो ये जो है इसको कब समाप्त कर दिया गया? 1977 में समाप्त कर दिया गया। फ्रांस इसमें अपना सहायता देना बंद कर दिया, तो सारे लोग अपना मिल गए कि इस संस्था को ख़त्म कर दिया जाए, बाकी लोगों को इसमें ऐड कर दिया जाए। उसी तरह 1979 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो बचा कौन? 1979 में इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया।
बाकी अब नाटो वारसा पैक्ट चलता रहा। अच्छा, ये भी बताए थे ना कि शीत युद्ध का कारण क्या था। हम कहें शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध का कारण क्या कारण था। सबसे पहला लिखते हैं महाशक्ति बनने की होड़ थी, इसीलिए ना शीत युद्ध चल रहा है कि ये महाशक्ति है कि वो, इसीलिए दोनों में चल रहा है। तो महाशक्ति बनने की होड़ थी, महाशक्ति बनने की होड़, महाशक्ति बनने की होड़ थी। और क्या था, विचारधारा की लड़ाई थी। कि विचारधारा मतलब विचारधारा पूंजीवाद रहे कि साम्यवाद रहे कि समाजवाद रहे, क्या रहे, तो ये दोनों की लड़ाई चल रही थी, विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। और एक क्या कहें, परमाणु युद्ध का डर भी था। अगर हाँ तो युद्ध है तो ये वाला उस पर ही हमला कर दे इस पर, लेकिन डर ही था कि अगर ये परमाणु बम गिरा देगा, वो गिरा देगा तो पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा। परमाणु युद्ध का भी डर था, इसीलिए शीत युद्ध चल रहा था। युद्ध नहीं हो रहा था, बस खींचा खींची चल रहा था। परमाणु युद्ध का डर, परमाणु युद्ध का डर। एक और का वाक युद्ध चल ही रहा था, वाक युद्ध। तो ये हो गया शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण कौन कौन हो गए, महाशक्ति बनने की होड़ थी, इसके वजह से यह शीत युद्ध चल रहा था। विचारधारा की भी लड़ाई थी कि पूंजीवाद रहे कि समाजवाद रहे। परमाणु युद्ध का भी डर था, अगर युद्ध हो जाए तो हमारे बम गिरा दें, हम उसके बम गिरा दें, सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, तब क्या चल रह जाएगा। इसीलिए केवल शीत युद्ध चल रहा था और वाक युद्ध केवल चल रहा था। उसको कुछ बोलता था, इसको कुछ बोलता था, यही दौर चल रहा था। अच्छा, तो इतना बता दिए थे। ये भी बताए थे ना कि छोटे देशों को क्या लाभ होगा अगर वो किसी एक गुट में शामिल होते हैं। तो अगर कोई देश है, उसी समय कई देश छोटे छोटे थे, तो मान लेते हैं कोई देश इसमें शामिल होगा पश्चिमी गुट में, नाटो में, तो उसको क्या लाभ होगा, सुरक्षा मिल जाएगा, आर्थिक लाभ होगा और हथियार मिल जाएगा। आर्थिक सहायता तो देंगे ही, तो हथियार मिलेगा, आर्थिक सहायता हो जाएगी और सुरक्षा भी हो जाएगा। तो इसीलिए छोटे देश इससे जुड़ना चाह रहे थे, चाहे इससे चाहे उससे। अच्छा, अब ये सब जोड़ करके क्या लाभ लेना चाहेंगे, यानी हम कहें कि जो महाशक्ति को छोटे देशों से क्या लाभ होगा। मानते यूएसए एक महाशक्ति है, एक यूएसएसआर है, इनको क्या लाभ होगा अगर छोटे देश इससे जाकर के जुड़े। हाँ, तो अगर कोई देश जा कर के जुड़ेगा तो मतलब इसमें जुड़ा तो उस देश की जो भी प्राकृतिक संसाधन है यूज करेगा, ये लाभ हो गया। दूसरा, उसके भू क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा कि इतने तक है हमारा सैनिक अड्डा बना रहेगा। और क्या हो जाएगा, सैन्य ठिकानों की स्थापना हो जाएगा। हाँ, व्यापार के लिए बाज़ार भी मिल जाएगा और सैन्य खर्च भी थोड़ा हाँ सहायता मिल जाएगा इन लोगों का। तो इतने सारे इनको लाभ मिलते हैं और छोटे देश जुड़ेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। यहाँ तक हो गया, कल यहाँ तक बताए भी थे। अब इसके बाद एक चीज़ और है कि शीत युद्ध के दायरे क्या हैं। शीत युद्ध के दायरे का मतलब यह है कि शीत युद्ध का दौर 1945 से 1991 तक चलता है। इसके बीच कितने कितने घटनाएं घटी तो बहुत हैं, लेकिन कुछ का हम देखेंगे कि शीत युद्ध के दायरे या शीत युद्ध के दौरान होने वाली घटनाएं। तो हेडिंग डालते हैं, शीत युद्ध के दौरान होने वाली घटनाएं। शीत युद्ध के दौरान होने वाली घटनाएं। कौन कौन घटना ऐसा हुआ उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है बर्लिन संकट।
1958 से 62 के बीच बर्लिन संकट। बर्लिन संकट क्या है? 1958 से लेकर के 1962 तक चलता है क्या? बर्लिन संकट। और उसके पहले एक और है कोरिया संकट 1950 से 53। कोरिया संकट 1950 से 1953। तो थोड़ा सा ही जान लीजिए कोरिया संकट क्या था। तो कोरिया ऐसे देखते हैं, माने इधर ही एशिया है, लगभग एशिया। मान लेते हैं ऐसे है, भारत हो गया, एशिया है। यहाँ था जापान के बगल में था कोरिया, है ना, मान लेते हैं कोरिया हो गया। अच्छा, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इस जापान पे यूएसए द्वारा परमाणु बम गिरा दिया जाता है जापान पे 6 अगस्त 9 अगस्त दोनों डेट को, हिरोशिमा और नागासाकी स्थान पे। तो जापान अब हार गया, क्या न हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस जापान का इस कोरिया पर अधिकार था। तो जब जापान हार गया तो इस कोरिया पर अधिकार किसका होगा? अब इसमें हुआ क्या, ई कोरिया 2 भाग में बंटा, एक से बड़ा बना दें, एक है उत्तरी कोरिया और एक हो गया दक्षिणी कोरिया। इस पर अधिकार हो गया यूएसएसआर का और इस पे अधिकार हो गया यूएसए का। इसने इधर आत्मसमर्पण कर दिया यूएसए को और इधर आधा हिस्सा यूएसएसआर को हो गया। अच्छा, अब बताइए कि यूएसए में कैसी विचारधारा है? पूंजीवादी। और यूएसएसआर में समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है। अब ऐसे चलता रहा। फिर उत्तरी कोरिया ने 1950 में दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। हाँ, उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। तो इस हमला के बाद यूएनओ ने आया, बचाव किया। जैसे ए अगर इस पर हमला करेगा तो यूएसए क्या मानेगा, ये तो हमारे ऊपर हमला हुआ है, और ये कहेगा कि हमने किया है। तो अब दोनों में अब युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? थोड़ा खींचातानी और बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, 1950 में यूएनओ आता है और यूएनओ इसका बचाव कर देता है, युद्ध टल जाता है दोनों के बीच और एक 38 डिग्री रेखा खींच करके उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का विभाजन कर दिया जाता है। तो एक संकट है कि नहीं है? तो यह संकट इसी के बीच आया और टल गया। ऐसा विभाजन हुआ कि आज तक सबका एकीकरण हो गया, कोरिया का एकीकरण नहीं हो पाया। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में हो गया। ऐसा चल ही रहा है आज तक भी है। अब इसके बाद बर्लिन का संकट आता है 1958 से 62 तक। बर्लिन का संकट क्या है? तो हमने बताया कि जो जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी बर्लिन पे यूएसएसआर का अधिकार हो जाता है और इधर यूएसए का हो जाता है। लगभग 1958 के आसपास से शिक्षित वर्ग इधर पलायन कर जा रहा था, पूर्वी बर्लिन से दक्षिणी बर्लिन के तरफ। तो इसके लिए यूएसआर सोचेगा सारे लोग उधर चल जाएंगे तो हमारे वहाँ बचेंगे का। तब उसने रातों रात अपना 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी एक। हाँ, मनो रातों रात का मतलब बड़ा तेज़ी से बना, यह बड़ा तेज़ी से बना और इसको पता नहीं चल पाया, इतना तेज़ी से बन गया।
पूरी ताकत लगा करके, नहीं तो सारे लोग इधर भाग जाएंगे, रोकना भी तो है। तो बर्लिन की दीवार बन गई। अब एक और आता है कांगो संकट। अलग अलग संकट है, उसी काल का है। ये सब युद्ध की स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है, लेकिन हो नहीं रहा है, बच जा रहे हैं। एक और है कांगो संकट। कि कांगो कहाँ का देश है? कांगो कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो। ये अफ्रीका बीचों बीच है कांगो। ये कांगो, कांगो है। अच्छा, ये जो कांगो है, कांगो पर अधिकार था बेल्जियम का। बेल्जियम का उपनिवेश था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो सारे यूरोप महाद्वीप के देश कुछ इधर चले आते हैं, यूएसए की तरफ, यानी पश्चिमी गुट में। तो बेल्जियम ख़त्म हो गया, उसका इसी का उपनिवेश था। तो बेल्जियम के कुछ निवासी इसी कांगो में जा कर के रह गए, क्योंकि ये लोग थोड़े गोरे थे, यूरोप महाद्वीप के थे। और कांगो के लोग कैसे रहेंगे? काले थे। तो मूल लोग काले थे। अब गोरे लोग और काले लोग दो हो गए। तो गोरे लोगों का समर्थन कौन करेगा? यूएसए करेगा, क्योंकि वहाँ गोरे लोग रहते हैं। बच गए काले, काले वाले लोग तो खुद करेगा। यूएसएसआर आ गया समर्थन में। बेल्जियम और यूएसए गोरे लोगों का समर्थन करने लगे, और बच गए काले, काले लोगों का यूएसएसआर समर्थन करने लगा। इसी के साथ वहाँ मतलब गृह युद्ध जब हुआ तब की बात है। गृह युद्ध यहाँ होने लगा कांगो में, आपस में गृह युद्ध। जब गृह युद्ध चला तो हमने बताया इस कांगो पर बेल्जियम का अधिकार था। तो कुछ लोग जब अधिकार करने आए थे तो यहीं कुछ लोग रह भी गए। तो गोरे थे, यहाँ के लोग काले थे। जब गृह युद्ध हुआ तो गोरे लोगों का समर्थन तो बेल्जियम करेगा ही, क्योंकि उसके लोग थे, और साथ ही यूएसए भी करने लगा उनका समर्थन। अब बच गए काले, काले लोगों का कौन करेगा? यूएसएसआर करने लगा। तो यहाँ भी किसी तरह से संकट टला, क्योंकि दोनों लोग आ जाए फिर आमने सामने युद्ध वाली स्थिति आ गई। वही ना, हम शीत युद्ध का दौरान पढ़ेंगे, शीत युद्ध का फिर स्थिति आ गई, फिर न हट गए। तो ये हो गया कांगो संकट, किसी तरह से भी टल गया। और कांगो संकट लगभग 1960 के दशक का है। 1960 के दशक का है कांगो संकट। इसके बाद आता है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, ये आपके सिलेबस में 12 वाले दिया है। क्यूबा मिसाइल संकट यह लगभग 1962 में होता है। तो इसको हम रोकते हैं यहीं।